हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैप्टर नंबर 2 जो कि है सेल्फ एंड पर्सनालिटी। तो चैप्टर नंबर 1 में हमने इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट को समझा था, उसकी थ्योरीज को समझा था। इस चैप्टर में हम एक दूसरे एट्रीब्यूट के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि है पर्सनालिटी। इसमें हम पर्सनालिटी की थ्योरीज समझेंगे, पर्सनालिटी के कॉन्सेप्ट समझेंगे, टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी समझेंगे और काफ़ी ही एक ब्रॉड तरीके से इस चैप्टर को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो स्टार्ट करते हैं सेल्फ एंड पर्सनालिटी से। तो इसको हम ब्रॉडली कवर करते हैं और ये कह सकते हैं कि इट कैन बी रेफर्ड एज द कैरेक्टरिस्टिक्स इन विच वी डिफाइन आवर एग्जिस्टेंस। यानी कि ब्रॉडली बात करें तो सेल्फ जो है आपका या फिर जो आपकी पर्सनालिटी है वो आपकी कोर एग्जिस्टेंस यानी कि हु यू आर ये कवर करती है। These characteristics are usually acquired from our experiences and show up in our behavior। यानी कि जो आप अपनी सराउंडिंग्स में देखते हैं, जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, आप उनको इनग्रेन करते हैं और अपने जो बिहेवियर के थ्रू या अपने एक्शंस के थ्रू, चाहे वो आपका बोलना है, चाहे सोचना है, चाहे वो आपका कंडक्ट है, इन सारी मीडियम्स के थ्रू आप अपने इस बिहेवियर को शो करते हैं और ये शेप अप करती हैं आपकी पर्सनैलिटीज़। ऑल्सो सेम पीपल बिहेव ऑलमोस्ट सिमिलरली इन डिफरेंट सिचुएशंस। यानी कि जो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल है वो अलग अलग सिचुएशंस में अलग तरीके से बिहेव कर सकता है या फिर वो एक सिमिलर पैटर्न के हिसाब से बिहेव कर सकता है। Hence, it is safe to say that different people have different personalities in different situations। यानी कि अगर एक इंसान अलग तरीके से किसी सिचुएशन में बिहेव कर सकता है या अलग सिचुएशन में बिहेव करता है, जाहिर सी बात है कि हर एक इंडिविजुअल यानी कि जितने लोग हैं पॉसिबल, उनके अपने पॉसिबल तरीके हैं रिएक्ट करने के उस सिचुएशन में। तो कोई एक फिक्स्ड पैटर्न किसी का हम कह सकते हैं कि नहीं है। अब हम स्टार्ट करते हैं सेल्फ के टॉपिक से। तो सेल्फ को अगर हम डिफ़ाइन करें, इट इज़ अ टोटलिटी ऑफ एनी इंडिविजुअल्स कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस, आइडियाज़, थॉट्स एंड फीलिंग्स विद रिगार्ड टू हर सेल्फ हिमसेल्फ डेवलप्ड सिंस द बिगिनिंग। यानी कि जिस दिन से आप पैदा होते हैं, जिस दिन से आप एक इस धरती पर आते हैं, उसी टाइम से आपका एक सेल्फ का जो कॉन्सेप्ट है वो बनने लग जाता है। यानी कि आपका जो एक सेल्फ है वो शेप करने लग जाता है आपके कॉन्शियस एक्सपीरियंस से भी पहले। जब आप सोचने समझने की शक्ति जब आपको मिलती है, उससे भी पहले आपका जो सेल्फ का जो एक पैटर्न है, एक जो बॉडी है सेल्फ की, वो शेप होना शुरू हो जाती है। These experiences and ideas define the existence of an individual both at personal एंड सोशल लेवल। यानी कि जो सेल्फ़ की हम बात करते हैं, हम कहते हैं कि दिस इज़ माई सेल्फ़, तो हम अपने पर्सनल लेवल की भी बात करते हैं और साथ में सोशल लेवल की भी बात करते हैं। आगे और भी बहुत लेवल्स पे हम अपने सेल्फ़ को डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे ब्रॉडली हम सिर्फ पर्सनल और सोशल सेल्फ़ की बात करेंगे। तो अगर पर्सनल आइडेंटिटी के बारे में बात करें तो पर्सनल आइडेंटिटी में आपके पर्सनल और बहुत ही कोर एस्पेक्ट्स आते हैं आपके बारे में, जो कि आपका नाम है, जो कि आपकी पर्सनल क्वालिटीज़ है। बहुत ही रेयर क्वालिटीज़ हो सकती हैं, चाहे वो ऑनेस्टी है, वो हार्ड वर्किंग है, वो आपकी हाई पोटेंशियल है या कैपेबिलिटीज़ है, जो आपकी पर्टिकुलर स्किल है जो आपको जो आपने सीखी है या जो आपको आती हैं, जिसमें आप बहुत अच्छे हैं। तो इन सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन मिला के एक आपका एक पर्टिकुलर पैटर्न बनाता है जो आपको एक पर्सन आइडेंटिफाई करता है। आपकी जो एक पर्सनल जो आइडेंटिटी है वो बनाता है, जो आपको दूसरों से अलग भी बनाता है। एक दूसरे लेवल की जो आइडेंटिटी है वो है सोशल आइडेंटिटी। यानी कि ये आपकी पर्सनल लेवल की आइडेंटिटी नहीं है, ये आपको दूसरों से अलग नहीं बनाता, ये आपको दूसरों से मिलाता है। दूसरे यानी कि जो आपके एक सोशल ग्रुप है, या आपका कल्चर ग्रुप हो सकता है, कोई रिलीजियस ग्रुप हो सकता है। तो एक ऐसी आइडेंटिटी जो आपको दूसरों से मिलाती है और एक बड़ा आपको ग्रुप से एसोसिएट कराती है। These are those aspects that link a person with society और a cultural group। जैसे कि हमने बात किया कि कल्चर या सोसाइटी से आपको इसमें इंटीग्रेट कराती है। अब बात करते हैं हम कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ की। जब हम कहते हैं कि कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ, तो हम कहना चाहते हैं कि सेल्फ को हम अलग अलग डायमेंशंस में डिवाइड करके और उनकी अलग डायमेंशंस में हम उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो लेवल है, पहला जो डायमेंशन है हम उसको देखते हैं, वो है सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम इज़ द पर्सनल वैल्यू and worth judgment by a person about herself or himself is termed as self esteem। यानी कि सेल्फ एस्टीम आप खुद के लिए, आप खुद की वैल्यूज़ को कितना रिगार्ड करते हैं, कितना वर्थ करते हैं, कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, वो डिटरमाइन करता है आपकी सेल्फ एस्टीम।
अब आपकी सेल्फ इस्टीम या तो हाई हो सकती है या तो लो हो सकती है। हाई सेल्फ इस्टीम कब होती है? जब आप बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं, खुद को मोटिवेटेड रखते हैं, आप इन जनरल खुद के बारे में एक पॉजिटिव इमेज बना के चलते हैं, खुद के बारे में आप ज़्यादा रिस्पेक्टफुल रहते हैं और ख़ुद की जो क्वालिटीज़ हैं उनको ज़्यादा वैल्यू करते हैं। दे आर जनरली हैप्पियर एंड मोर कॉन्फिडेंट, यूजुअली परफॉर्म बेटर एट स्कूल वर्क। यानी कि अगर आपकी सेल्फ इस्टीम बहुत ज़्यादा है या फिर हाई है तो आप जनरली खुश रहेंगे, ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे और अपनी परफॉर्मेंस को और बेटर कर पाएंगे। वहीं लो सेल्फ इस्टीम जिनकी होती है, दे फील लेस एक्सेप्टेड, यानी कि उनके माइंड में जो है वो खुद की वैल्यू नहीं करते हैं या वैल्यू कम करते हैं, खुद की वर्थ कम करते हैं, खुद की रिस्पेक्ट कम करते हैं, अपनी वैल्यूज़ को या फिर अपनी जो क्वालिटीज़ हैं उनको उतना ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं समझते। तो वो इन जनरल एंग्शियस रहते हैं। मोस्ट ऑफ देम रिमेन डिप्रेस्ड एंड मे डेवलप एन एंटी सोशल बिहेवियर। Moving on next, studies show that children develop self-esteem by the age of 6 to 7 years in 4 areas। यानी कि इन 4 एरिया में जो कि है एकेडमिक कॉम्पिटेंसी, सोशल कॉम्पिटेंसी, फिज़िकल या एथलेटिक कॉम्पिटेंसी और फिज़िकल अपीयरेंस, इनमें जो एक बच्चा है वो 7 से 6 साल तक के बीच में ये सारी कॉम्पिटेंसीज़ एक्वायर कर लेता है और बहुत ही कम स्कोप रह जाता है इनको ट्रेनिंग के थ्रू और इन्हांस करने का। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल्फ़ एफिकेसी की। तो सेल्फ़ एफिकेसी का जो कॉन्सेप्ट है वो ये बताता है कि इंसान का खुद पे जो बिलीफ है कि वो अपने सराउंडिंग्स की स्टिमुलस को या अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर सकता है, मोल्ड कर सकता है या अपने हिसाब से ऑल्टर कर सकता है मोस्टली इन अ पॉजिटिव सेंस। यानी कि जो इंसान है उसको लगता है कि उसके आसपास के जो प्रॉब्लम्स हैं वो उसके एक्शंस के कंट्रोल में हैं। तो ये सेल्फ़ एफिकेसी का जो नोशन है ये एल्बर्ट बैंडूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी से डिराइव हुआ था। सेल्फ़ एफिकेसी को हम 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, हाई सेल्फ़ एफिकेसी और लो सेल्फ़ एफिकेसी। अगर आपकी हाई सेल्फ़ एफिकेसी है यानी कि आपका जो बिलीव है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है कि आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है, जो चीज़ें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, आप उनको चेंज कर सकते हैं अपने एक्शंस के थ्रू या फिर अपने पावर के थ्रू। ये इतना आप पे कंट्रोल है खुद पे। अगर आपकी सेल्फ़ एफिकेसी लो है यानी कि आप ये बिलीव करते हो कि आपके आसपास जो प्रॉब्लम है, जो सिचुएशंस हैं वो आपके कंट्रोल से बाहर हैं और आप उनको बहुत ज़्यादा हद तक चेंज नहीं कर सकते। आगे हम बात करते हैं सेल्फ़ रेगुलेशन की। इट इज़ द एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज एंड मॉनिटर आवर ओन बिहेवियर। यानी कि सेल्फ़ रेगुलेशन काफ़ी सिंपल टर्म है। आप किस तरह से अपने खुद के एक्शंस को, खुद के इमोशंस को आप रेगुलेट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये एबिलिटी आपकी बताती है कि आप कितने सेल्फ़ रेगुलेटेड हैं। तो आगे चलते हैं। अगर आपका सेल्फ़ रेगुलेशन हाई है तो आप बहुत अच्छे से अपना बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। यानी कि आपका वो जो बिहेवियर है वो आपके कंट्रोल में है, आपके विल के अकॉर्डिंग है। अगर ये सेल्फ़ रेगुलेशन आप में लो है यानी कि आपके जो एक्शंस है वो आपके कंट्रोल में नहीं है और बहुत ज़्यादा एक्सटेंट तक आप उनको चेंज नहीं कर सकते हैं। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि आपके एक्शंस आपको कंट्रोल कर रहे हैं, ना कि आप अपने एक्शंस को कंट्रोल कर रहे हैं। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है विल पावर की। तो रेजिस्टेंस टू सिचुएशनल प्रेशर्स एंड कंट्रोल ओवर आवरसेल्व्स बताता है आपकी विल पावर। सेकंड है सेल्फ कंट्रोल। तो सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ रेगुलेशन काफ़ी इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं और ये कहता है कि लर्निंग टू डिले और डिफ़र द ग्रेटिफिकेशन ऑफ नीड इज़ कॉल्ड सेल्फ कंट्रोल। यानी कि आप अपनी नीड्स को, जो आपकी ग्रेटिफिकेशन है, जो आपकी एक बहुत ही ज़्यादा डिज़ायर हो सकता है किसी भी चीज़ को लेने के लिए, अगर आप उनको डिले कर सकते हैं या फिर डिफ़र कर सकते हैं अपने कंट्रोल के अकॉर्डिंग, अपने विल के अकॉर्डिंग। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर आप बच्चों को आइसक्रीम देते हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद करते हैं कि मेरे को आइसक्रीम चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए। तो अगर उस बच्चे में सेल्फ़ कंट्रोल है तो वो जो उसकी ग्रेटिफिकेशन है यानी कि जो उसका जो डिज़ायर है चॉकलेट या आइसक्रीम के लिए, वो उसको डिले भी कर सकता है कि ठीक है, अगर आप मेरे को बाद में दिलाओगे तो भी ठीक है, अगर आप मुझे अभी दिलाएंगे तो भी ठीक है। तो ये जो कंट्रोल है, ये जो खुद पे सेल्फ़ रेगुलेशन का एक एस्पेक्ट है, ये होना बहुत ज़रूरी है। आगे हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल टेक्निक्स ऑफ सेल्फ़ कंट्रोल। यानी कि वो कौन सी टेक्निक्स हैं जिनसे हम सेल्फ़ कंट्रोल अटेन कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं ऑब्जर्वेशन ऑफ आवर ओन बिहेवियर।
सबसे पहले तो हमको ये देखना होगा कि अगर हमको सेल्फ कंट्रोल चाहिए अपने एक्शंस में या किसी एस्पेक्ट में हमारे लाइफ के, तो हमें एग्जैक्टली किस चीज़ पर चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हमको कोई ये डिसाइड करता है कि मैं सुबह कल से जल्दी उठूँगा या फिर मैं सुबह 6 बजे उठूँगा, तो उसको ये कीनली ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि वो एग्जैक्टली रात को सो कब रहा है। मान लीजिए कि वो रात को 12 बजे सो रहा है या 1 बजे सो रहा है और फिर वो एक कंप्लेन करता है कि मेरे को सुबह मैं जल्दी नहीं उठ पा रहा हूँ या मेरे को प्रॉब्लम हो रही है उठने में, तो ये कहीं ना कहीं लैक है उसकी ऑब्जर्वेशन में अपने खुद के बिहेवियर पे। तो ऑब्जर्वेशन ऑफ आवर ओन बिहेवियर इज़ द फर्स्ट स्टेप अगर आपको सेल्फ कंट्रोल अटेन करना है। ऑब्जर्वेशन के बाद आता है सेल्फ इंस्ट्रक्शंस, यानी कि आपने ऑब्जर्व तो कर लिया है खुद के एक्शंस, अब टाइम है आपको सेल्फ इंस्ट्रक्ट करने का, खुद को ही इंस्ट्रक्शंस देने का। यानी कि अगर आप रात को लेट सो रहे हैं तो आपको उस सिचुएशन में खुद को ही इंस्ट्रक्शंस देने हैं कि यार अगर मुझे सुबह जल्दी उठना है तो मुझे अभी सोना पड़ेगा, चाहे मैं गेम खेल रहा हूँ, चाहे मैं किसी भी चीज़ में इंगेज्ड हूँ जो कि उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मुझे वो चीज़ अभी के अभी रोक कर मुझे सो जाना चाहिए ताकि मैं सुबह जल्दी उठ सकूँ। सेल्फ इंस्ट्रक्शन भी हमने दे दिए। फिर थर्ड स्टेप आता है सेल्फ रीइंफोर्समेंट का। रीइंफोर्समेंट यानी कि आप खुद को रिवॉर्ड्स देंगे किसी भी चीज़ को रिपीट करने के लिए या किसी भी चीज़ को और ज़्यादा एनहांस करने के लिए इन फ्यूचर, ताकि आप उस प्रोसेस के लिए, उस जो ग्रोथ का आपका प्रोसेस है चेंज का, उसमें आप डीमोटिवेटेड ना हो जाएं। तो आपको अगर खुद में कोई भी चेंज चाहिए तो रिवॉर्ड या फिर रीइंफोर्समेंट एक बहुत ही वैल्यूएबल उसमें ऐड ऑन होता है और ये बहुत ज़रूरी होता है किसी को रीइंफोर्समेंट या फिर रिवॉर्ड देना। अब बात करते हैं कल्चर एंड सेल्फ की। Several aspects of self are linked to the characteristics and features of the culture in which an individual lives. Example, distinction between Indian and Western cultures. तो अभी तक हमने सेल्फ के थोड़े टाइप्स पढ़े थे। अब हम देखते हैं कि जो सेल्फ का कॉन्सेप्ट है ये कल्चर से कैसे इन्फ्लुएंस है, यानी कि हमारा जो सेल्फ है, हमारी जो आइडेंटिटी है, ये हमारे कल्चर से कैसे इन्फ्लुएंस होती है और हमारा कल्चर किस तरह से इसको इन्फ्लुएंस करता है। तो मेजरली हम दो कल्चर्स की बात करेंगे इसमें, वेस्टर्न कल्चर और इंडियन कल्चर की। According to Western culture, in this culture, the individual and the cultural group are two different identities, and boundaries between self and the group are clearly defined. यानी कि वेस्टर्न कल्चर के अकॉर्डिंग आपका जो सेल्फ है, यानी कि जो आप हैं, वो बहुत ही डिफरेंट हैं आपके कल्चर से या फिर आपकी सोसाइटी से। तो आपको और आपकी सोसाइटी को अलग अलग एंटिटीज़ माना जाता है, एक यूनिट नहीं माना जाता है। आप जो हैं वो आप सोसाइटी का प्रोडक्ट नहीं है, आपकी अपनी इंडिविजुअलिटी है। वहीं पे इंडियन कल्चर ये बात करता है कि सेल्फ इज़ नॉट सेपरेटेड फ्रॉम वंस ओन ग्रुप। यानी कि इंडियन कल्चर में बात की जाती है कि जो इंसान है वो बना है 5 तत्वों से या फिर 5 एलिमेंट से, और ये 5 एलिमेंट्स जो हैं सेम एलिमेंट्स हैं जो आपकी सोसाइटी बनाते हैं या आउटर वर्ल्ड बनाते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम ये क्लियरली डिफाइन कर देते हैं कि आप जो हैं अपनी सोसाइटी से, अपने इन्वायरमेंट से बिल्कुल अलग नहीं है। यू आर दी वेरी कोर पार्ट, वेरी कोर एस्पेक्ट ऑफ योर सोसाइटी। तो इस तरह से आप इस फिगर में भी देख सकते हैं कि वेस्टर्न पर्सपेक्टिव को ग्रुप और इंडिविजुअल में अलग अलग डिफ़ाइन किया गया है। वहीं पे जो इंडिविजुअल है वो अपने ग्रुप से बिल्कुल अलग नहीं है, अपनी सोसाइटी से अलग नहीं है, वो इसका एक कोर पार्ट है। तो अब बात करते हैं हम पर्सनालिटी की। पर्सनालिटी का जो लिटरल मीनिंग है वो वर्ड लैटिन वर्ड परसोना से आया है। परसोना का मतलब है मास्क, जो कि रोमन्स थिएटर्स में यूज़ किया जाता था, जो एक्टर्स यूज़ करते थे प्लेस के दौरान। इसकी लेमन डेफिनेशन हम जनरली कहते हैं कि जो पर्सनालिटी है वो फिज़िकल अपीयरेंस से है, कोई कितना अच्छा दिख रहा है, कोई कितना स्मार्ट दिख रहा है, सुपरफिशियली दिख रहा है, हम उसको पर्सनालिटी कह देते हैं। बट इसका जो साइकोलॉजिकल डेफिनेशन है वो ये कहते हैं कि इट इज़ आर कैरेक्टरिस्टिक्स वेज ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू इंडिविजुअल्स एंड सिचुएशंस। यानी कि कैरेक्टरिस्टिक वेज यहाँ पे मतलब है कि यूनिक और रिलेटिव स्टेबल क्वालिटीज़, यानी कि जो हमारी यूनिक क्वालिटीज़ है जो हमको एक दूसरे से अलग बनाती है, और स्टेबल क्वालिटीज़ यानी कि जो एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सेम रहती है, जो बहुत ही आसानी से चेंज नहीं होती हम में। ये वो क्वालिटीज़ हैं, वो ट्रेट्स हैं। तो ये जो ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो ओवरऑल ट्रेट्स हैं, ये हमारा पर्सनालिटी को डिफ़ाइन करते हैं। पीपल कैन ईजिली डिस्क्राइब द वे इन विच दे रिस्पॉन्ड टू वेरियस सिचुएशंस, एग्जाम्पल शाइनेस, सेंसिटिविटी, और हमारा क्वाइट या वार्म बिहेवियर। यानी कि हो सकता है कोई एक इंट्रोवर्ट इंसान है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अलग अलग सिचुएशंस में, चाहे वो एक ग्रुप डिस्कशन हो या फिर वो एक छोटी सी कोई पार्टी हो, तो इन अलग अलग सिचुएशंस में कॉन्स्टेंटली वो जो है एक शाय बिहेवियर या फिर एक इंट्रोवर्ट बिहेवियर शो करेगा।
तो अब बात करते हैं हम पर्सनालिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो कुछ फीचर्स जो यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं वो ये है कि फ़िज़िकल और साइकोलॉजिकल दोनों ही कंपोनेंट्स हैं पर्सनालिटी के। फॉर एग्जांपल अगर कोई इंट्रोवर्ट इंसान है और उसको एक क्राउड को फेस करना है तो जाहिर सी बात है वो एक नर्वस स्टेट में आ जाएगा, वो नर्वस फील करने लगेगा। तो आउट ऑफ नर्वसनेस मोस्टली हमने नोटिस किया है कि लोग पैर हिलाने लगते हैं या फिर हाथ को रब करने लगते हैं। तो ये जो मैनिफेस्टेशंस है ये फ़िज़िकल फॉर्म में बाहर आती हैं। ये फिज़िकल कंपोनेंट हो गया पर्सनालिटी का। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मेंटली या फिर साइकोलॉजिकली हम अंदर डरे हुए हैं या फिर हम एक नर्वसनेस की फीलिंग है हमारे अंदर। तो ये साइकोलॉजिकल कंपोनेंट है और फिज़िकल कंपोनेंट दोनों ही इसमें शामिल होते हैं। Expression of personality in form of behavior is unique for each individual. Its main features do not easily change with time. यानी कि जो पर्सनालिटी के जो मेन फीचर क्या है कि जो आप में ट्रेट्स हैं, जो क्वालिटीज़ हैं, चाहे वो शाइनेस की है चाहे वो एक्सट्रोवर्जन की हैं, ये विद टाइम ईजीली फेड नहीं होती और ये कंसिस्टेंटली रहती हैं आपके साथ थ्रू आउट योर लाइफ. Some features may change due to internal or external situational demands, making personality also adaptive to situations. इसमें ये भी कहा गया है कि ऐसा बिल्कुल स्कोप नहीं है कि 1% भी हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो चेंज नहीं हो सकती हैं. डेफिनेटली अगर कोई एक शाय पर्सन है या फिर इंट्रोवर्ट पर्सन है, उसको अगर हम मोटिवेट करें या फिर उसके अगर हम चेंज पे काम करें तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा बहुत जो है वो चेंज, या फिर अगर वो खुद भी मोटिवेटेड रहे उस चीज़ के लिए तो वो खुद में चेंज ला सकता है और ख़ुद थोड़ा बहुत इंट्रोवर्जन की कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें शामिल कर सकता है. बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो 100% चेंज हो जाएगा या ओवरनाइट वो एकदम ऑपोजिट अपना टर्न ले लेगा. ऐसा भी नहीं है. कुछ परसेंटेज तक ही वो ग्रो करेगा और वो अपने जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको मोल्ड करने की कोशिश करेगा. Some similar meanings, words, terms or personality which are often used as synonyms but differ in meaning. तो personality से related ही कुछ terms हैं जो कि बहुत ही thin line difference के साथ आते हैं हमारे सामने और हम उनको आसानी से differentiate नहीं कर पाते और उनके हमें काफ़ी टाइम जो meaning है वो सेम लगते हैं. तो ये confusion को थोड़ा दूर करते हैं. पहला जो टर्म है वो पर्सनालिटी से जो मैच करता है वो है टेम्परामेंट. अब टेम्परामेंट की डेफिनेशन है, इट इज़ बायोलॉजिकली बेस्ड कैरेक्टरिस्टिक वेज ऑफ रिएक्टिंग. यानी कि जो टेम्परामेंट है हमारा बायोलॉजिकल फंक्शनिंग पे बेस करता है, जैसा जो हमारे फिजियोलॉजी है माइंड की या फिर ब्रेन की, वो किस तरह से काम करती है वो डिफाइन करता है हमारे टेम्परामेंट. इसमें मेन रोल आता है हमारा न्यूरोट्रांसमीटर्स का, यानी कि या फिर जो केमिकल जो रोल प्ले कर रहे हैं हमारे ब्रेन में, ये वो डिसाइड करते हैं. तो टेम्परामेंट का बेसिकली हमारा बायोलॉजिकल या फिर फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट आ जाता है. ट्रेट्स, दे आर द स्टेबल, परसिस्टेंट एंड स्पेसिफिक वे ऑफ बिहेविंग इन मोस्ट सिचुएशंस. ट्रेट्स ये हमारे इन्नेट क्वालिटीज़ होती हैं, हमारी नेचुरल क्वालिटीज़ होती हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम या ओवर अ पीरियड ऑफ सिचुएशंस हम किस तरह का बिहेवियर शो करेंगे और एक पर्टिकुलर तरीके से हम बिहेव करेंगे, ये ट्रेट्स बताता है. डिस्पोजिशन, इट इज़ अ टेंडेंसी ऑफ अ पर्सन टू रिएक्ट टू अ स्पेसिफिक सिचुएशन. ये बताता है हमारे टेंडेंसी कि हम किसी भी सिचुएशन में किस लिमिट तक रिएक्ट कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि हम किसी भी सिचुएशन में कोई भी अमाउंट या फिर किसी भी तरह का हम बिहेवियर शो कर सकते हैं. हम एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम में ही अपना बिहेवियर जो है वो दिखा सकते हैं. फिर आता है कैरेक्टर. इट इज़ अ डिस्क्रिप्शन बेस्ड ऑन ओवरऑल पैटर्न ऑफ रेगुलरली अकरिंग बिहेवियर. यानी कि हमारा किस तरह का जो बिहेवियर है ओवरऑल थ्रू आउट हमारे सिचुएशंस में या फिर जो एक पैटर्न बना हुआ है उसको हम कैरेक्टर कहते हैं. हैबिट्स, ओवर लर्नड मोड्स ऑफ बिहेविंग, बिकमिंग इनवॉलंटरी रिएक्शंस या फिर एक्शंस. हैबिट्स क्या होती हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम जो चीज़ें याद करते हैं, चाहे वो प्रैक्टिस से है चाहे वो ट्रेनिंग से है तो या फिर अनकॉन्शियसली भी है, तो हम ये जो चीज़ें हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम करते रहते हैं और ये हमारी जो मसल मेमोरी में है एक तरह से आ जाता है. तो हैबिट्स क्या है, दे आर द ओवर लर्नड मोड्स. यानी कि हम अपनी हैबिट्स लर्न कर सकते हैं और अनलर्न भी कर सकते हैं. वैल्यूज़ आर द गोल्स एंड आइडियाज़ दैट आर कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट एंड वर्थ वाइल टू अचीव. वैल्यूज़ यानी कि जो हमारा एक पर्टिकुलर मोड ऑफ कंडक्ट है सोसाइटी में, या फिर हम किस तरह से सोचते हैं, अपने को किस तरह से कैरी करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वैल्यूज़ में आ जाती हैं.